नमस्कार सभी को, मैं नवनीत गौतम क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। बीएससी 5th सेमेस्टर आप देख सकते हैं अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की सीरीज हमारी चल रही है और अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है आपका, उसमें मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का फिजिकल सिग्निफिकेंस आपको करा दिया था। ठीक है, तो आइए आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, तो हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन पढ़ना है। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन के बाद ही आप किसी भी प्रिंसिपल के बारे में कह सकते हो या किसी भी रूल के बारे में, लॉ के बारे में आप कह सकते हो कि ये लॉ, रूल या प्रिंसिपल सही है। ठीक है, ये सच में एग्जिस्ट करता है ना, कोई एजम्पशन नहीं है, कोई अवधारणा नहीं है और ये एक्सपेरिमेंटली भी वेरीफाइड है, यानी जो बात थ्योरी में थी वही बात एक्सपेरिमेंट में है। ठीक है, कब आप कह सकते हैं? जब आप उसे एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई कर दें, है ना, प्रायोगिक रूप से सत्यापित कर दें। ठीक है, तो हिंदी में कहेंगे हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रायोगिक सत्यापन। ठीक है, आइए देखते हैं। देखो, आप जानते हैं क्या होता है हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल? डेल्टा एक्स डेल्टा पी ग्रेटर देन और इक्वल टू होता है h/4 पाई के। ठीक है, और ये बात अप्लाई हो जाती है ना, और भी क्वांटिटी के लिए, जैसे मैंने इसके लिए बताया था डेल्टा ई डेल्टा टी। ठीक है, और एक बताया था डेल्टा एल और डेल्टा थीटा। क्लियर है, जिनका आपस में रिलेशन होता है। तो एक के लिए अप्लाई कर, वो एक के लिए एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई कर दें, बाकी के लिए ये एप्लीकेबल हो ही जाएगा। ठीक है, क्योंकि इनकी नेचर एक जैसी ही है, एक क्वांटिटी दूसरे क्वांटिटी से जुड़ी हुई है ना, एक क्वांटिटी दूसरे क्वांटिटी से जुड़ी हुई है। ठीक है, तो देखो इसके लिए कर रहे हैं, तो लेटस मेजर, मान के मेजर क्या कर रहे हैं? मानो माप रहे हैं, मेजर कर रहे हैं किसे? पोजीशन को। और जो हाइजेनबर्ग ने इसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन दिया उसमें ये मोमेंटम को जो नाप रहे हैं ना, उसके एक्स कंपोनेंट को नाप रहे हैं। ठीक है, तो मान के चलो कि पोजीशन नाप रहे हैं, पोजीशन का भी एक्स कंपोनेंट, एक्स एक्सिस के अलोंग पोजीशन, और मोमेंटम का भी एक्स कंपोनेंट। ठीक है, और ये दोनों चीज़ें नाप किसके रहे हो? तो किसी एक इलेक्ट्रॉन की। और किसके द्वारा नाप रहे हो? तो थ्रू एन आइडियल माइक्रोस्कोप, किसी आइडियल माइक्रोस्कोप के द्वारा। आइडियल माइक्रोस्कोप कहने का क्या मतलब है कि इस माइक्रोस्कोप में कोई, है ना, ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जिससे जो रिजल्ट मिले, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट, वो उसमें कोई त्रुटि आए, उसमें कोई एरर आए। ठीक है, यानी ये अपने आप में आइडियल माइक्रोस्कोप है। क्योंकि आप अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं, यानी आप कह रहे हैं कि यदि एक क्वांटिटी को आप यदि आप एक्यूरेटली मेजर कर लेते हैं तो दूसरी क्वांटिटी एक्यूरेटली मेजर नहीं हो पाती है। तो क्या पता एक्यूरेटली मेजर यदि नहीं हो पा रही दूसरी क्वांटिटी, तो क्या पता इंस्ट्रूमेंट की खराबी हो, है ना। इसलिए इंस्ट्रूमेंट की खराबी की कोई संभावना ना रहे तो जो माइक्रोस्कोप है, इंस्ट्रूमेंट यहाँ क्या ले रहे हैं? माइक्रोस्कोप। वो कैसा ले रहे हैं? आइडियल, यानी ये अपने आप में बेस्ट माइक्रोस्कोप ले रहे हैं। ठीक है, इसमें कोई खराबी वगैरह नहीं है। ठीक है, ताकि हमारे रिजल्ट में एरर हमें मिले, ऐसा इस माइक्रोस्कोप में कुछ नहीं है, ये आइडियल माइक्रोस्कोप है। ठीक है, समझ में आई ये बात? अब देखो, ये माइक्रोस्कोप है ना, यहाँ तक। इससे ऊपर आप देखेंगे क्या है? माइक्रोस्कोप। और ये माइक्रोस्कोप में क्या है? ये माइक्रोस्कोप में जो नीचे वाला लेंस रहता है उसे कहते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस, अभिदृश्यक लेंस। ऊपर होती है नेत्रिका, जहाँ से देखते हैं, जिसे कहते हैं आईपीस। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, है ना, ये एक इलेक्ट्रॉन मैंने दर्शाया, एक इलेक्ट्रॉन है। अब इलेक्ट्रॉन को आप क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन के पोजीशन को मेजर करेंगे, मोमेंटम को मेजर करेंगे, मोमेंटम के एक्स कंपोनेंट को, यानी पोजीशन का एक्स कंपोनेंट एक्स होगा और मोमेंटम का जो एक्स कंपोनेंट है वो पी एक्स होगा। तो किसी इलेक्ट्रॉन के लिए आप एक्स और पी एक्स को मेजर करेंगे। ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन को आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे तभी तो मेजर होगी पोजीशन वगैरह, मोमेंटम वगैरह। तो देखने के लिए, है ना, इलेक्ट्रॉन को कोई भी चीज़ आपको देखनी है तो कैसे दिखती है? जैसे मार्कर ही आपको दिख रहा है, तो बल्ब से लाइट यहाँ आती है, इस पर टकरा के हमारे आई के रेटिना तक जाती है, तो हमें कोई वस्तु दिख जाती है। लेकिन यदि बल्ब बंद कर दिए जाए, है ना, लाइट बंद कर दी जाए, तो अंधेरा हो जाएगा, फिर थोड़ी ना दिखाई देगी ये कोई भी वस्तु है ना, मार्कर फिर थोड़ी ना दिखाई देगा। तो तब क्यों नहीं दिख रहा है? इसका मतलब है किसी भी वस्तु को दिखाने के लिए उस पर क्या डालनी पड़ती है? लाइट।
तो ये इलेक्ट्रॉन है, इसे भी देखने के लिए, इसे मेजर करने के लिए इसकी पोजीशन और मोमेंटम को इस पर लाइट डालनी पड़ेगी, ठीक है। लाइट के द्वारा इसे प्रकाशित करना पड़ेगा, इल्यूमिनेट करना पड़ेगा। इसलिए देखो जब इस पर लाइट गिरेगी तो एक इलेक्ट्रॉन पे एक फोटोन गिरता है। फोटोन होते हैं लाइट में, तो लाइट ही गिर रही है, लेकिन लाइट पूरे सब्सटेंस पे गिर रही है, तो उस इलेक्ट्रॉन से कौन टकराएगा? एक इलेक्ट्रॉन से एक फोटोन टकराएगा, लाइट के अंदर जो फोटोन है। तो इसलिए आप लाइट इंसिडेंट करा रहे हैं, लेकिन यहाँ क्या लिखा है? इंसिडेंट फोटोन, ठीक है। यहाँ सब्सटेंस रखा है, तो सब्सटेंस तो नहीं दिखाया, केवल इलेक्ट्रॉन। सब्सटेंस किससे मिलकर बना है? एटम से। एटम के भीतर क्या है? इलेक्ट्रॉन। केवल इलेक्ट्रॉन दिखाया यहाँ पे। ऐसे ही यहाँ लाइट इंसिडेंट करा रहे हो, लाइट के भी केवल एक फोटोन दिखाया आपने कि ये फोटोन जाके टकराएगा लाइट के अंदर, है ना, फोटोन जाके टकराएगा इस इलेक्ट्रॉन से, और इलेक्ट्रॉन किसके भीतर है? सब्सटेंस के, ठीक है। तो पता है क्या होगा? आपने वो पढ़ा होगा कॉम्पटन इफेक्ट। कॉम्पटन इफेक्ट में क्या होता था? इलेक्ट्रॉन रिकॉइल हो जाता था, है ना, प्रतिक्षिप्त हो जाता था, और फोटोन स्कैटर्ड हो जाता था। यानी क्या बोलेंगे स्कैटरिंग को? स्कैटरिंग को हिंदी में क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण कहते हैं, है ना, विक्षेपण। तो ये विक्षेपित हो जाएगा और ये प्रतिक्षिप्त हो जाएगा। तो रिकॉइल्ड इलेक्ट्रॉन यानी प्रतिक्षिप्त इलेक्ट्रॉन। तो जैसे ही इससे ये टकराया ना फोटोन, तो इलेक्ट्रॉन इस साइड चला गया। आपने कॉम्पटन इफेक्ट में भी इसी तरीके की बात पढ़ी थी कि रिकॉइल्ड इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ चला गया था, और इस जो फोटोन है ये इलेक्ट्रॉन से टकरा के ये इस साइड भी जा सकता है, ऐसे, है ना, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, कहीं भी जा सकता है। तो मैंने पूरी रेंज बनाई है, ये यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसके बीच में कहीं भी हो सकता है। यदि इधर जाएगा तो फिर तो माइक्रोस्कोप के भीतर जाएगा ही, फिर तो माइक्रोस्कोप में आप, है ना, इस फोटोन, मतलब माइक्रोस्कोप में फोटोन नहीं जाएगा, फोटोन लाइट में होता है। तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन से टकरा के लाइट आपके माइक्रोस्कोप में नहीं आ रही, तो आपको ये इलेक्ट्रॉन दिखाई नहीं देगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कब दिखाई देगा? जब इलेक्ट्रॉन से टकरा के लाइट यानी कि फोटोन आपकी आई तक जाए माइक्रोस्कोप से होता हुआ, तब आपको ये इलेक्ट्रॉन दिखेगा, ठीक है। तभी तो पोजीशन वगैरह मेजर कर सकते हो, मोमेंटम वगैरह। तो इसका मतलब क्या हुआ? इससे टकरा के ये जो फोटोन है वो यदि इधर जाएगा तो बाहर निकल जाएगा, फिर तो इसके रेंज में नहीं रहेगा, माइक्रोस्कोप में होते हुए आपके आई तक नहीं पहुंच पाएगा, और इस कारण से आपको फोटोन नहीं दिख, ये इलेक्ट्रॉन नहीं दिख पाएगा, ठीक है। क्लियर है? अब आप हाँ ये सोच सकते हो कि फोटोन जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन क्यों दिख रहा है? मैंने लेकिन आपको बताया तो है, जैसे ही मार्कर ही है ना, लाइट पड़ी इस पर, अब ये दिख रहा है मुझे मार्कर, तो मार्कर मेरी आई तक थोड़ी ना आएगा, लाइट आएगी, लाइट में कौन है? फोटोन। तो इससे टकरा के फोटोन आई तक आएंगे, जब उस लाइट के फोटोन के माध्यम से ही ये वस्तु दिख पा रही है, समझ गए? ऐसे ही इस इलेक्ट्रॉन से टकराकर फोटोन आई तक जाएंगे, आई के रेटिना तक, तो इसी कारण से इलेक्ट्रॉन दिख पाएगा। आ रही है बात समझ में? तो ये यदि इधर निकल जाएगा तो फिर माइक्रोस्कोप में नहीं जाएगा, और माइक्रोस्कोप के द्वारा इलेक्ट्रॉन नहीं देखा जाएगा, ठीक है। फिर इधर जाएगा, क्लियर है? इधर से यदि देखोगे माइक्रोस्कोप के बिना, तो इलेक्ट्रॉन तो इतना बारीक होता है वो दिखेगा भी नहीं। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कब दिख सकता है? जब स्कैटरिंग फोटोन इस रेंज से इस रेंज के बीच में हो। इसमें देखो, इस रेंज से इस रेंज के बीच, माने इस रेंज में, चाहे वो ऐसे जाए, ऐसे जाए, ऐसे जाए, हर स्थिति में वो आपको फोटोन माइक्रोस्कोप के अभिदृश्यक लेंस में यानी कि ऑब्जेक्टिव लेंस में एंटर कर जाएगा, आई तक जाएगा, और फिर ये इलेक्ट्रॉन को दिखा देगा, ठीक है। तो ये मैंने, है ना, इस साइड वाली इसकी रेंज बनाई, मैंने यहाँ से लेकर और यहाँ तक, इस बीच में कहीं भी फोटोन स्कैटरिंग के बाद जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ आपने फोटोन गिराया इलेक्ट्रॉन पर, इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, फोटोन मान लो इधर चला गया, ठीक है। और वो बीच में कहीं भी जा सकता है, इधर भी, है ना, और इस सारे रीजन में कहीं भी हो सकता है, ठीक है। और जो फोटोन का मोमेंटम होता है वो आपको पता है hν/c होता है। hν/c क्या है? फोटोन का मोमेंटम, ठीक है। तो मोमेंटम, ये तो बेसिक बात है ना, मोमेंटम फोटोन का आप जानते ही होंगे। देखो p बराबर h/λ, यहाँ से तो पढ़ा ही होगा, ये फोटोन का मोमेंटम है h/λ, है ना। और आप जानते हैं न्यू बराबर होता है c/λ, तो लैम्डा बराबर क्या होगा? c/ν। तो बताओ p बराबर h/λ की वैल्यू रखो, ये गलत हो गया, देखो न्यू बराबर है c/λ, तो c बराबर, ये लैम्डा बराबर क्या आएगा? c/ν, समझ गए? क्लियर हो गया? अब मैंने क्या कहा? p बराबर है h/λ, लेकिन लैम्डा की वैल्यू बताओ c/ν,
तो न्यू ऊपर जाएगा, तो P बराबर क्या आएगा, एच न्यू अपॉन सी। समझ गए, एच न्यू अपॉन सी क्या है, मोमेंटम। आ गई बात समझे। तो ये मोमेंटम होता है फोटोन का, एच न्यू अपॉन सी। क्लियर है। चलो मैं इन्हें रफ कर देता हूँ। ये समझाने के लिए था कि फोटोन का मोमेंटम क्या होता है, एच न्यू अपॉन सी। हालांकि बिल्कुल बेसिक बात है 12th लेवल की, लेकिन भूल जाते हैं ना। ठीक है, तो ये मैंने क्या दिखा रखा है, एच न्यू अपॉन सी, ये जो स्कैटर्ड फोटोन है इसका मोमेंटम। ठीक है, और ये भी स्कैटर्ड फोटोन हो सकता है कोई सा एक, बस दिखा रखा है, चाहो तो मत भी दिखाओ। ठीक है, लेकिन इसलिए दिखा रखा है ताकि आप देख सको कि इन फोटोन के द्वारा क्या बन रहा है, ये आकृति, ये शंकु बन रहा है, शंकु, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कोन और हिंदी में कहते हैं शंकु। बस इसलिए बना रखा है ये वाला। तो बाकी स्थिति एक ही होगी, या तो फोटोन इधर जाएगा या फोटोन इधर जाएगा या कहीं बीच में होगा, है ना। क्लियर है। और यहाँ से बीच से ये जो एंगल बनेगा इसे आप कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, सेमी वर्टेक्स एंगल, अर्ध शीर्ष कोण। ठीक है, मैथमेटिक्स में आप जानते होंगे शंकु में बनता है, कोण में। ठीक है, तो ये एंगल कौन बना रहा है, ये लाइट रे बना रही है। ठीक है, तो सेमी वर्टेक्स एंगल है किसका, कोण का। ये कोण है ना आकृति ये वाली, शंकु। और कोण कैसा है, कोण क्यों बना, कोण किसके द्वारा बना, लाइट रेज के द्वारा। और लाइट रेज कौन सी, जो एंटर कर रही है माइक्रोस्कोप के ऑब्जेक्टिव लेंस में। तो लाइट रेज एंटरिंग इन द ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ माइक्रोस्कोप। ठीक है, यानी ये जो कोण है, शंकु है, ये किसके द्वारा बना है, उन लाइट रेज के द्वारा जो माइक्रोस्कोप के ऑब्जेक्टिव लेंस में एंटर कर रहे हैं। ठीक है, उन लाइट रेज के द्वारा ये कोण बना। और इस कोण का क्या है, ये थीटा, सेमी वर्टेक्स एंगल, अर्ध शीर्ष कोण बोलते हैं हिंदी में। थीटा क्या है बता दिया, स्कैटर्ड फोटोन क्या है बता दिया, रिकॉइल्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एच न्यू अपॉन सी सब बता दिया। ठीक है, तो डायग्राम आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखो, तो जो माइक्रोस्कोप होता है, माइक्रोस्कोप आपने पढ़ा होगा 12th क्लास में। ठीक है, तो माइक्रोस्कोप में लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन, है ना, और रिजॉल्विंग पावर, ये सब चीज़ें आपने पढ़ी होंगी। तो माइक्रोस्कोप की जो लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन है, जिसे हिंदी में कहते हैं रिजॉल्विंग पावर, है ना, रिजॉल्विंग पावर विभेदन क्षमता, और लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन विभेदन सीमा, एक तरीके से हिंदी में कहेंगे। तो रिजॉल्विंग या विभेदन का क्या मतलब है, इस तरीके से आप देख सकते हो। देखो, जब कोई कार आती है दूर से तो उसकी केवल एक ही लाइट आपको दिखाई देती है, बड़ी सी, है ना। लेकिन जब वो कार पास आ जाती है ना, तो आप देखते हो कि वो लाइट, एक बड़ी लाइट जो है ना, वो दो हेडलाइट जो कार में होती हैं उनसे मिलकर बनी हुई दिख रही थी। वो सिंगल लाइट दिख रही थी दूर से, लेकिन जब पास आते जाती है कार तो पता चलता है ये लाइट जो है ना दूर होती जाती है ना। जो दूर से ये दोनों लाइट कैसे लग रही थी, एक सिंगल लाइट बड़ी, वो पता चलता है कि ये तो दो अलग अलग लाइट हैं, कार की हेडलाइट्स जो होती हैं। इसका मतलब ये क्या है, यही है विभेदन सीमा, यही है लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन, यानी किसी एक ऑब्जेक्ट को अलग अलग करके दिखाना। समझ गए, उन्हें अलग अलग करके दिखाने की जो क्षमता है उसे विभेदन क्षमता कहते हैं, रिजॉल्विंग पावर। और ये लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन है ना, उसका विभेदन क्षमता का अपोजिट होता है, रेसिप्रोकल। पढ़ा है ना 12th में, ठीक है, वहाँ से देख लियो। तो मैं डायरेक्ट बता दूँ आपको, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन, विभेदन सीमा जो है माइक्रोस्कोप की, उसका फॉर्मूला होता है ये, डेल्टा एक्स बराबर है लैम्डा अपॉन 2 साइन थीटा। ठीक है, तो लैम्डा क्या है, तो लैम्डा वही है, वेवलेंथ होती है, तरंग दैर्ध्य किसकी, स्कैटर्ड फोटोन की। ये जो फोटोन जा रहा है ना, इसकी वेवलेंथ है ये लैम्डा। ठीक है, और यहाँ पे थीटा लिखा है, थीटा मैंने बता ही दिया क्या है ना। और साथ में डेल्टा एक्स क्या है, तो डेल्टा एक्स है ना क्या है, डेल्टा आ रहा है तो इसका मतलब अनसर्टेनिटी। ठीक है, डेल्टा एक्स क्या है, अनसर्टेनिटी, डेल्टा क्या है, अनसर्टेनिटी, और एक्स का मतलब पोजीशन। तो इसका मतलब अनसर्टेनिटी किस में है, पोजीशन में, जो किसके द्वारा मेजर की जा रही है, माइक्रोस्कोप के द्वारा। ठीक है, और यहाँ पे डेल्टा एक्स क्या है, वैसे लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। तो यहाँ पे लिमिट, इस माइक्रोस्कोप के केस में लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन ही क्या डिनोट करती है, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक। तो देखो, टू मेजर द पोजीशन, आपको पोजीशन मेजर करनी है, लीनियर मोमेंटम मेजर करना है, किसका, पार्टिकल का, है ना भाई। यही तो काम कर रहे हैं हाइजेनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में। तो आपको क्या करना पड़ेगा, मैंने बताया, इलेक्ट्रॉन का यदि आपको पोजीशन और लीनियर मोमेंटम क्या करना है, मेजर करना है, पार्टिकल की ब्रैकेट में इलेक्ट्रॉन लिख दी हो। ठीक है, तो आपको इट शुड बी इल्यूमिनेटेड, इसे प्रकाशित कराना पड़ेगा।
मैंने बताई ना ये बात, आपको इसे प्रकाशित कराना पड़ेगा, इस पर लाइट डालनी पड़ेगी, तभी तो दिखेगा ये माइक्रोस्कोप के द्वारा, क्योंकि हर चीज़ प्रकाश में चमकती है। तो इसे इल्यूमिनेट कराना पड़ेगा, तो इस पर क्या लाइट डालनी पड़ेगी ना, रेडिएशन कह दो या लाइट कह दो। तो वैन रेडिएशन इज इंसिडेंट, इस पर गिराई जाती है ऑन द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर जब रेडिएशन गिराया जाता है तो देन ड्यू टू देयर कोलिजन, तो इलेक्ट्रॉन का और फोटोन का रेडिएशन में या लाइट में कौन होता है, फोटोन, तो इलेक्ट्रॉन और फोटोन का क्या होता है, कोलिजन होता है, संघट होती है, टक्कर। तो देन ड्यू टू देयर कोलिजन, इनकी कोलिजन के कारण इलेक्ट्रॉन इज रिकॉइल्ड, इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, रिकॉइल्ड हो जाता है, प्रतिक्षिप्त हो जाता है, ठीक है। एंड क्षिप्त माने होता है फेंका हुआ, प्रतिक्षिप्त का मतलब टकरा के एक तरीके से फेंक देना, तो ये टकरा के चला जाता है दूर, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन रिकॉइल्ड हो जाता है और फोटोन क्या हो जाता है, स्कैटर्ड, है ना, ये विक्षेपित हो जाता है, क्योंकि तो जा रहा था ना, ठीक है। तो ये कहाँ चला गया, ऊपर सीधा देखो, यदि ये इलेक्ट्रॉन ना आता इसके मार्ग में तो ये सीधा जाता, लेकिन ये थोड़ा मुड़ गया, मुड़ने का मतलब विक्षेपण हो गया इसमें, विक्षेपित, है ना, डिफ्लेक्ट हो गया, क्लियर है, ये स्कैटर्ड हो गया ऐसा कह सकते हो। और देखो ड्यूरिंग दिस, जब ये डिफ्लेक्शन, ये स्कैटर्ड हो रहा है फोटोन, इलेक्ट्रॉन रिकॉइल हो रहा है ना, इस दौरान, ड्यूरिंग दिस, इस दौरान जो इंसिडेंट फोटोन है, यानी जब ये टकराते हैं उस दौरान जो इंसिडेंट फोटोन है ना, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी एनर्जी और मोमेंटम ट्रांसफ़र कर देता है। ये तो आपने कॉम्पटन इफेक्ट में भी पढ़ा था, ठीक है। तो क्या कह रहा है, जो इंसिडेंट फोटोन है वो ट्रांसफ़र कर देता है अपनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को, और मोमेंटम भी, है ना, यानी एनर्जी और मोमेंटम किसे ट्रांसफ़र कर देता है, इलेक्ट्रॉन को, कौन, फोटोन, ठीक है। तो फिर देखो आप, लिखा है देन द एक्स कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम, देखो मोमेंटम कितना है, h/c है, लेकिन इसका एक्स कंपोनेंट क्या होगा, आप खुद मुझे बताओ। यहाँ से राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है और एंगल के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये वाला जो निकल के आएगा, ये वाला, ये होगा इसका एक्स कंपोनेंट, क्योंकि ये वाली एक्सिस क्या कहलाती है, एक्स एक्सिस, ठीक है। यानी इस तरीके से राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, और आप लगाओ साइन थीटा बराबर, साइन थीटा क्या होगा भाई, साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, लंब यानी परपेंडिकुलर, और अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर तो निकालना है, हाइपोटेनियस ये है, हाइपोटेनियस कितना है, h/c, तो परपेंडिकुलर कितना आएगा, h/c साइन थीटा, समझ गए। यानी ये जो परपेंडिकुलर है ये कितना आया, h/c, और ये जो परपेंडिकुलर है यही तो एक्स एक्सिस है, तो एक्स कंपोनेंट कितना आया मोमेंटम का, h/c साइन थीटा, ठीक है। यही बात लिखी है कि एक्स कंपोनेंट जो है मोमेंटम का वो कितना होगा, h/c साइन थीटा, क्लियर है। अब देखो ये कंपोनेंट कितना आया, h/c साइन थीटा, और ऐसे इधर का कंपोनेंट क्या आएगा, ये कंपोनेंट कितना आया, h/c साइन थीटा, और इधर का कंपोनेंट क्या आएगा, इधर तो माइनस होता है, तो माइनस का h/c साइन थीटा, समझ गए, क्लियर है। तो चेंज बताओ इस मोमेंटम में कितना चेंज होगा एलोंग एक्स एक्सिस, तो देन चेंज इन मोमेंटम एलोंग एक्स एक्सिस, चेंज कैसे भाई, एक तो ये है, इधर तो ये है, इधर ये है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना चेंज हो रहा है, इसमें से ये घटा दो, ठीक है, क्लियर है ना। तो क्या हो जाएगा, चेंज कह रहे हैं, चेंज का मतलब डेल्टा, और एक्स एक्सिस के अलोंग कह रहे हैं, वो मोमेंटम में कह रहे हैं इसलिए p, और एक्स एक्सिस के अलोंग कह रहे हैं इसलिए px, p के सफिक्स में क्या है x, तो डेल्टा px बराबर, है ना, इस वाले में से ये वाला घटा दो, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जितना भी चेंज होगा वो पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो ये वाले में से ये वाला घटाया, ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 1 और 1 2 हो जाएंगे, है ना, तो 2h/c साइन थीटा आपको मिल जाएगा, कोई इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है। एक इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। बस अब यहाँ तक ही थी मेन चीज़, है ना, अब तो कुछ भी नहीं है, इक्वेशन 1 दिख रही है, इक्वेशन 2 दिख रही है, दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो आप लिखेंगे इक्वेशन 1 और 2 की मल्टीप्लाई करने पर, या ऐसे लिख लो, इक्वेशन 1 × 2, है ना, वी गेट, हम प्राप्त करते हैं क्या, इक्वेशन 1 देखो क्या है, डेल्टा एक्स, इक्वेशन 2 में क्या है, डेल्टा px, और मल्टीप्लाई कर रहे हो इस साइड भी करो,
लैम्डा अपॉन है 2 साइन थीटा और मल्टीप्लाई इधर क्या है 2h न्यू अपॉन सी साइन थीटा। ठीक है, देखो साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो बचेगा डेल्टा एक्स डेल्टा पी एक्स बराबर, देखो ये ऊपर तो क्या बचा लैम्डा और ये अपॉन में सी इधर लिख लो, एच ऐसा कैसे ही है और न्यू बराबर होता है सी अपॉन लैम्डा। साइड में बता दो न्यू बराबर क्या होता है सी अपॉन लैम्डा। ठीक है, न्यू क्या है फ्रिक्वेंसी है ना, आवृत्ति प्रकाश की, लाइट की है ना, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, सी से सी कैंसिल, तो डेल्टा एक्स डेल्टा पी एक्स क्या आया बराबर एच आ गया। ठीक है, एच के बराबर आने का मतलब समझते हो भाई, एच के तो बराबर है लेकिन ये सारा एच के तो बराबर है, लेकिन एच अपॉन 4 पाई यदि मैं लिखूं, देखो ध्यान देना एच के बराबर है तो एच अपॉन 4 पाई से तो क्या होगा बड़ा होगा, समझ गए। जब ये सारा एच के बराबर है तो एच अपॉन 4 पाई से तो बड़ा होगा, समझ पा रहे हो नहीं भाई, 4 पाई एच के अपॉन में आ गया तो जो यहाँ वैल्यू थी उससे तो छोटी आएगी ना अब, तो ये वाली वैल्यू एच के तो बराबर है लेकिन एच अपॉन 4 पाई से ये कैसी है बड़ी। ठीक है, क्योंकि ये एच के बराबर है और एच खुद एच अपॉन 4 पाई से बड़ा है, समझ पा रहे हो। तो यानी डेल्टा एक्स डेल्टा पी एक्स एच के तो बराबर है, इसका क्या मतलब है कि एच अपॉन 4 पाई से क्या है बड़ा है। ठीक है, इससे यहाँ सिद्ध हो जाता है, क्या सिद्ध हो जाता है कि डेल्टा एक्स और डेल्टा पी एक्स ये है ना, ये गोला सा हटा दो। ठीक है, ये जो है ना एच अपॉन 4 पाई से बड़ा है और कभी कभी बराबर भी आ सकती होगी। ठीक है, इस तरीके से क्लियर है। यानी डेल्टा एक्स डेल्टा पी एक्स एच के बराबर आने का क्या मतलब है, एच के बराबर आने का मतलब है ये है कि एच अपॉन 4 पाई से तो बड़ा ही है, समझ गए क्लियर। तो एच के बराबर होने का मतलब एच अपॉन 4 पाई से बड़ा है, और बड़ा है तो किसी किसी कंडीशन में बराबर भी हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो इस तरीके से देखो ये सिद्ध ना हो गया, यही क्या है हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है ना। तो ये इसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन था, इसे आप अच्छे से कर लेना, कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।